हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 66 बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, और क्वेश्चन क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहला बोला गया है कि राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हो, राजकोषीय नीति से किस प्रकार आर्थिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंटों पे जवाब देना है। सबसे पहले आपको बताना है राजकोषीय नीति क्या होती है, नंबर 1। नंबर 2, राजकोषीय नीति से किस प्रकार आर्थिक स्थिरता यानी कि आर्थिक स्थिरता का जो लक्ष्य है उसको एक्सप्लेन करना है और प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब उपाय। तो 3 पॉइंटों पे इसको आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं राजकोषीय नीति क्या होती है। राजकोषीय नीति सरकार की आय व्यय संबंधी नीति होती है, यानी कि सरकार कहां कहां से कमाएगी, कहां कहां खर्चा करेगी, इस संबंध की नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं, जिसका उद्देश्य सरकार के जो निश्चित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना होता है। यानी कि सरकार के कुछ लक्ष्य हैं, उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार जो नीति अपनाती है आय व्यय से संबंधित, उन्हीं नीतियों को राजकोषीय नीति कहलाती है। तो कौन कौन से लक्ष्य सरकार के, एक तो आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना, असमानता में कमी लाना, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय असमानता में कमी। तो ये सरकार के सारे लक्ष्य जो आप पॉइंट वाइज बता सकते हो, लेकिन इनमें से इन सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, केवल आप आर्थिक स्थिरता को ही एक्सप्लेन करें, क्योंकि टू दी पॉइंट बात करें, जितना पूछा गया उतना ही जवाब दें, टॉपिक से रिलेटेड बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब हमने वीडियो बनाई हुई है तो सारे के सारे पॉइंट कवर किए हुए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर हमारी सारी की सारी वीडियो देखनी है, हमने बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आर्थिक स्थिरता क्या होती है। देखिए आर्थिक स्थिरता का मतलब रिजिड रेट्स नहीं है, आर्थिक स्थिरता का मतलब रुकावट नहीं है। इसको आर्थिक स्थिरता नहीं बोलते बच्चों, इसको आर्थिक स्थिरता नहीं बोलते, बल्कि अर्थव्यवस्था में मंदी और तेजी के दौर हमेशा आते रहते हैं। इस तरीके की स्थिति को आर्थिक स्थिरता नहीं कहते, बल्कि अर्थव्यवस्था में इस तरीके की जो स्थिति है उसको आर्थिक स्थिरता कहते हैं। यानी कि आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि सरकार जो है, जो देश है, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रेट से हो रही हो, स्थिर दर से ग्रोथ हो रही हो। यानी कि अर्थव्यवस्था में देखिए लगातार उतार चढ़ाव आएंगे, इन उतार चढ़ाव को रोकने का प्रयास करना ही सरकार का दायित्व है, क्योंकि इसको बोलेंगे तेजी और इसको बोलेंगे मंदी। क्योंकि जितने ऊंचे उतार चढ़ाव आएंगे, मान लीजिए एक उतार चढ़ाव तो ये होता है, छोटे छोटे उतार चढ़ाव आए, इसको मैनेज करना बहुत आसान है। एक उतार चढ़ाव बहुत ऊंचे नीचे हैं, यानी कि ये तेजी है और ये मान लीजिए इस तरीके से मंदी है, तो इसको रोकना सरकार का उद्देश्य होता है। यानी कि आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में आने वाली मंदी और तेजी, क्योंकि जब मंदी आती है तो पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है, उत्पादक को लॉस, उपभोक्ता को लॉस, विक्रेता को लॉस, सबको लॉस। लेकिन तेजी की स्थिति में भी कई वर्गों को नुकसान होता है, कई वर्गों को फायदा होता है, जिससे आय और संपत्ति की असमानता में वृद्धि होती है। तो ये सारी की सारी बातें आप पॉइंट में जोड़ सकते हो। इसके अलावा आपको बताना है कि सरकार के पास कुछ उपकरण भी है, आप उन उपकरणों के पॉइंट भी नाम बता सकते हो, जिसके द्वारा सरकार उपकरण के माध्यम से मंदी और तेजी की स्थिति को दूर करती है। तो यहाँ पर आपको मंदी के उपाय बता रखे हैं, एक्सप्लेन हमने वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ है। अब दोबारा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ या क्यों करूँ एक्सप्लेन, आप वो वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बताना क्या है। तो सबसे पहले आपको राजकोषीय नीति का अर्थ बताना है, उसके बाद आर्थिक स्थिरता पे फोकस करना है। आर्थिक स्थिरता क्या होती है, एक पेज में आप लगभग आर्थिक स्थिरता को समझाइए कि वास्तव में आर्थिक स्थिरता होती क्या चीज़ है। ठीक है जी। इसके बाद मंदी की स्थिति में सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर सकती है, हस्तांतरण व्यय में वृद्धि कर सकती है, करारोपण में कमी कर सकती है, कीमत समर्थन नीति में यूज़ कर सकती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण में कमी, ये भी एक पॉइंट है, सार्वजनिक ऋण में कमी ये भी कर सकती है। इसी तरीके से आप बताइए तेजी की स्थिति में सरकार के पास कौन कौन से उपकरण हैं। तो तेजी की स्थिति में उल्टा कर दीजिए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेगी, कमी करेगी। ठीक है। हस्तांतरण व्यय में कमी करेगी, करारोपण में वृद्धि करेगी, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करेगी। इसके अलावा घाटे की वित्तीय व्यवस्था में कमी करेगी, यहाँ पे वृद्धि है।
वहाँ कमी आ जाएगा, यानी कम से कम नोट छापेगी, कीमत समर्थन नीति का प्रयोग नहीं करेगी या कम से कम करेगी। तो इस तरीके का बच्चों तरीके हैं, यानी कि मंदी की स्थिति में सरकार का उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से लोगों के पास पैसा पहुंचाए ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। इसी तरीके से तेजी की स्थिति में सरकार का उद्देश्य होता है कि लोगों से पैसा खींचे ताकि लोगों की परचेजिंग पावर घटे। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये पूरा का पूरा डिटेल बताना है, यानी कि अगर मान लीजिए आपको 4 या 5 पेजों का आंसर लिखना हो तो लगभग आधा पेज से थोड़ा कम में आपका ये आ जाएगा और 1 पेज में आपका ये आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है जी। और आराम से ये 2 से 3 पेज इसमें भरे जा सकते हैं, 3 पेज से 4 पेज इसमें लिखे जा सकते हैं। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, क्योंकि पॉइंट को जब आप एक्सप्लेन करने बैठोगे तो आपका ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप चाहो तो फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। इस तरीके से फार्मूले बना के भी आप बता सकते हो कि किस तरीके से ये आपने निकाला, ठीक है। वो आपकी मर्जी पर है कि आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहो। डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कम से कम इसमें तो डायग्राम बन ही जाएगा, करारोपण का भी बन जाएगा, जिसमें आप बताओगे कि कर लगने के बाद किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड पर असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हो, देखो अट्रैक्टिव आंसर लिखिए, टू दी पॉइंट लिखिए, पॉइंट वाइज बनाइए, डायग्राम हो सके तो बनाइए, अगर आपको आता है तो गलत मत बनाइएगा मतलब। तो इसका यूज़ आप करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 50 आउट ऑफ 50 भी आने की उम्मीद। देखो मैं तो यही करूँगा कि 50 आउट ऑफ 50 आएँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगली वीडियो में हम आपको अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम तमाम क्वेश्चन पेपर आप बच्चों के लिए सॉल्व करा रहे हैं। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्स सिस्टमेटिकल ऑर्डर से मिलेंगे। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।